नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कभी कभी वो दिन आता है जब आपको लगता है या मुझे लगता है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बहुत कमजोर हो गया है या लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज उनमें से एक दिन है। आज फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु हुई है। 84 साल के फादर स्टेन स्वामी, जिनको रांची से गिरफ्तार किया गया था नक्सलिज्म के आरोप में कि वो माओवादियों की मदद करते हैं, माओवादियों की वो साठगांठ उनकी है। फादर स्टेन स्वामी पिछले तकरीबन 200 सवा 200 दिनों से वो मुंबई की एक जेल में बंद थे। वो पार्किंसंस के मरीज थे। कोविड उनको हुआ था और पार्किंसंस की वजह से, आप जैसा सब लोगों को मालूम है कि एक जो आपके नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक करता है। आपकी उंगलियों में एक तरीके से थिरकन होने लगती है, उस पर कपकपी होती है। आपके जो अंग हैं वो थोड़े थोड़े स्टिफ हो जाते हैं। पार्किंसंस के मरीज की याददाश्त भी गुम होने लगती है। वो डिल्यूजनल भी हो जाते हैं और साथ ही साथ वो भूलने भी लगते हैं। 84 साल के एक शख्स को पिछले 217 दिनों से जेल के अंदर बंद किया गया। अदालतों के चक्कर लगाने पड़े लेकिन उनको बेल नहीं मिली। एनआईए ने उनको बेल नहीं दी और एक हाईकोर्ट के सामने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा था, अगर मुझे इंटरिम बेल नहीं मिली तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। और आज हाई कोर्ट में उनकी बेल सुनवाई के समय जज साहब को वकील साहब ने यह बताया कि दरअसल वाकई में उनकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि हाई कोर्ट उनके मामले में कल सुनवाई करने वाला था। ये वही स्टेन स्वामी है जिनको आज से तकरीबन 8 महीने पहले दिसंबर के महीने में सिपर के लिए, स्ट्रॉ एंड सिपर के लिए अदालत से गुहार लगानी पड़ी थी। तो एक शख्स जो पार्किंसंस का मरीज है, एक शख्स जो 84 साल का है, एक शख्स जो कोविड पॉजिटिव है, एक शख्स जिसकी याददाश्त धीरे धीरे गुम हो रही है, एक शख्स जो खुद अपने से खाना नहीं खा सकता है, एक शख्स जो खुद शायद अपने से चल नहीं पाता है, उस शख्स से देश को बहुत बड़ा खतरा था। इतना बड़ा खतरा था कि यहां की अदालतों ने यह तय कर दिया कि उनको कुछ भी हो जाए, उनको हम बेल नहीं देंगे। तो क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि हम किस तरीके के लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं? हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि सरकार उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। हम एनआईए को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। हम इस देश की अदालतों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आखिर पार्किंसंस के एक मरीज से इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा क्यों और कैसे हो जाता है और यहां की अदालतें उस पर किसी तरीके की बेल देने से आनाकानी करती हैं? इसी पर करेंगे आज चर्चा। बहुत ही गंभीर सवाल है और इसमें हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश में डीजीपी के पद से रिटायर हुए वीएन राय साहब, जिन्होंने खुद उत्तर प्रदेश के अंदर हासिमपुरा में एक बहुत बड़ा भयानक किस्सा हुआ था ह्यूमन राइट्स का, जहां पे तकरीबन 42 मुसलमानों को आज से 30 साल पहले पीएसी के लोगों ने गोली मार दी थी और वो मामला लोगों के सामने आया राय साहब की वजह से। हमारे साथ फिरदौस मिर्जा साहब हैं नागपुर से, हमारे साथ आबा सिंह जी हैं मुंबई से। फिरदौस मिर्जा साहब इस केस से जुड़े भी रहे और हमारे साथ आलोक जोशी है सीएनबीसी आवाज से। आबा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, आज जब आपको स्टेन स्वामी की मृत्यु की खबर मिली तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको लगा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है? क्या आपको लगा कि इस देश के अंदर जिन अदालतों पर हमें गर्व होता है, दरअसल वाकई हमें उन पर गर्व होना चाहिए? आबा जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को।
देखिए, जिस बेंच की बात हम कर रहे हैं, जिस कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टैन स्वामी की बेल के लिए बार-बार गुहार लगाई जा रही थी, मैं खुद 15 दिन से उस बेंच के सामने वीडियो कॉल के थ्रू बार-बार गुहार लगा रही हूँ। एक सिंगल मदर को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसका 15 साल का बेटा है, 71 साल की विधवा माँ है और कोविड के समय उसको पुलिस ने उसके घर से अरेस्ट किया ये कह के कि उसकी मार्कशीट फेक है और जिसमें एग्रेवेटेड चार्जेस लगा दिए गए और आप मानेंगे नहीं 35 नंबर पर मेरा केस था, 34 पे बोर्ड बंद हो गया। ऐसे ही एक केस 70 नंबर पे था, 65 पे केस खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल तारीख पे तारीख सामने दिख रहा है और स्टैन स्वामी के केस में भी 3 तारीख को उनकी बेल याचिका दोबारा सुनी जानी थी, लेकिन समय के अभाव से उसको 6 जुलाई कर दिया गया और 6 जुलाई को आप देखिए वो खुद ही दुनिया को छोड़ के चले गए। तो मैं बिल्कुल अदालत की जो एक एम्पैथी फैक्टर होता है, जजेस के पास टाइम नहीं है, कोविड में आप सामने अपने केसेस नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल। और बड़ी बात की एनआईए ने एक 84 ईयर के वृद्ध व्यक्ति को जो अल्जाइमर के पेशेंट है उनको किस कारण अरेस्ट किया और ये यूएपीए के चार्जेस कहां से लग गए। यूएपीए में 43D5 जो लगा देते हैं वो कहता है जब आपके एक्यूजेशन प्राइमा फेसी ट्रू हो, कोई एक्यूजेशन प्रूव नहीं हुए हैं और इसमें तो साफ साफ दिखता है कि पूना पुलिस ने एविडेंस इम्प्लांट किए हैं और ये यूएपीए के गलत चार्जेस लगा के जबरदस्ती लोगों को रखा जा रहा है। ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये प्रजातंत्र की लड़ाई है और बिल्कुल स्टैन स्वामी की जो मृत्यु हुई है इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। फिरदौस मिर्जा साहब, चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, किसी तरीके का कोई सबूत सामने आता नहीं है, फिर भी आप एक 84 साल के बुजुर्ग को आप जेल में डाले रहते हैं, उनको स्ट्रा एंड सिपर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो अपने से चल नहीं सकते हैं और वो डिमेंशिया के शिकार हैं। तो क्या जजेस हमारे जो हैं, जो एनआईए कोर्ट के जो जज साहब हैं और हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं पड़ती? देखिए आशुतोष जी, आपकी बातों में प्रिजम्पशन है, वो प्रिजम्पशन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल वेलफेयर स्टेट का। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से इन सारे डेफिनेशन से दूर जा रहे हैं और आज तो मुझे यकीन हो गया कि देयर इज अ राइज ऑफ पुलिस स्टेट। एक पुलिस स्टेट का राइज हो रहा है हमारे इस मुल्क में। हमें बुजुर्गों से डर लग रहा है, हमें हमारे बच्चों से डर लग रहा है, हमें हमारे विद्यार्थियों से डर लग रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में जिन चीजों की चर्चा हुई थी, भार्गव जी ने जो कहा था, कामत जी ने जो कहा था या एसपी देशमुख जी ने जो कहा था कि अगर देश में कहीं ऐसी सरकारें आने लगी जो हमने उनके दिए हुए अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगे और कोर्ट्स और एग्जीक्यूटिव जिसमें पुलिस भी आती है, इनके बीच की लाइन अगर ब्लर हो जाए तो क्या होगा, क्या हम इस बारे में सोच रहे हैं? 15 सितंबर 1949 का ये डिस्कशन है और आज हमको वो सच्चाई नजर आने लगी है। हम उन कानूनों को वैलिडेट करने लगे हैं जो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 के खिलाफ जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कानून है यूएपीए, जो इससे पहले जो अमेंडेड यूएपीए है, इससे पहले उसका पोटा और फिर टाडा रूप था। ये क्लियरली कॉन्ट्ररी टू दोज प्रोविजंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और फिर जो आतंकवाद के डेफिनेशंस है, उस डेफिनेशन में नहीं बैठने वाली केसेस में आतंकवाद की केसेस लगती है यूएपीए की। और अगर हरियाणा में कोई सदग्रस्त ये कहे कि पूरी तरह से एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को हटा दिया जाए या उनका कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर बनने ना दिया जाए, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। दिल्ली दंगों में ये बताया नहीं जाता कि भाई मुसलमानों ने खुद के ही घर, खुद की ही मस्जिदें, खुद की ही दुकानें क्यों जलाई, लेकिन वो सारे के सारे दंगों के आरोपी है। और फिर जब हम कोर्ट में आते हैं तो एक रूल हमको थंब रूल दिखाई देता है, शो मी द पर्सन आई शो यू द रूल। हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यार्ड स्टिक यूज करते हैं और हम इतने हाइपर टेक्निकल हो गए हैं कि हर चीज के लिए हमारे पास किताब में कोई ना कोई पुराना जजमेंट है जिस पर हम रिलाई करते हैं। अब आज का जो है ये तो शौक रहा है दिन भर से, और ये शौक ऐसा है कि
वैसे ही बड़ा फ्रेजिल हो चुका है लोगों का विश्वास जस्टिस डिस्पेंसिंग सिस्टम से। डर है कि कहीं वो विश्वास पूरी तरह टूट ना जाए। हम उसी सिस्टम के पार्ट है। वो सिस्टम इसलिए है कि लोगों ने रास्ते पर उतर के एक दूसरे के साथ मारपीट न करते हुए कोर्टों में अपने मामले सुलझाने चाहिए। ये वो कोर्ट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टडियन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के कस्टडियन है। लेकिन जैसे आभा जी कह रही थी कि मैटर्स निकल नहीं रहे, लग नहीं पा रहे, ये बहुत खतरनाक मामला है। फिरदौस जी, संविधान के सारे अधिकारों को बाहर जा चुका है जी। मैं राय साहब के पास जाऊं, उसके पहले मैं एक बार फिर आभा जी के पास जाऊंगा। आभा जी, हमारे देश में, हमारे कानून में ये कहा गया है कि भाई बेल, जेल जो है वो एक्सेप्शन होना चाहिए, बेल नियम होना चाहिए। क्या ये फिट केस नहीं था फादर स्टेन स्वामी को बेल दिलाने का या बेल मिलने का? आखिर एनआईए कोर्ट को इतनी दिक्कत क्यों थी? हाई कोर्ट तुरंत फैसला क्यों नहीं कर सकता था? वो खुद कह रहे हैं कि अगर मैं इसी तरीके से, अगर मुझे इंटरिम बेल नहीं मिली तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उनकी मृत्यु हो गई। क्या जजेस को ये चीज दिखाई नहीं पड़ती है? और क्यों इस मामले को इतना लंबा किया गया? आपको फिर अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। इसको दिखाई भी देती है और मुझे लगता है जजेस को समझ में भी आता है, लेकिन मुझे खुद हैरानी होती है क्योंकि मैं कल भी उनके वकील को सुन रही थी और जो बेल के केसेस चल रहे थे, क्योंकि उसी बेंच में मेरे भी रोज केसेस लगे हैं, कल भी 2 केस लगे हुए हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि ये बेल देने में इनको दिक्कत क्या है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है कि इट इज बेल नॉट जेल, दैट शुड बी द रूल। और एनआईए ने फैब्रिकेटेड चार्जेस पुणे पुलिस ने, मैं फिर कहूंगी कि पुणे पुलिस ने फैब्रिकेटेड चार्जेस लगाए, लेकिन जिस तरह एनआईए ने गिद्ध की तरह इस केस को महाराष्ट्र सरकार से निकाला, अगर आप याद करिए तो शरद पवार की जब सरकार, ये लोग आए थे सरकार में, तो तभी कहा गया था कि ये केस सही नहीं है भीमा कोरेगांव का, इसमें बेल होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ये सरकार कुछ करती, एनआईए ने ये केस अपने हाथ में ले लिया। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का झगड़ा है महाराष्ट्र में। शिवसेना बीजेपी के अस्तित्व का झगड़ा है, क्योंकि दलित वर्सेस मराठा के अस्तित्व का झगड़ा है। और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जो एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स पिस रहे हैं। और मैं फिर कहूंगी, मैं इसमें जुडिशरी को जवाबदार मानती हूं, क्योंकि अगर पुलिस स्टेट की राइज हो रही है, अगर पुलिस अपनी पावर्स मिसयूज कर रही है, तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन जो पुलिस को रोक सकता है वो जुडिशरी है। और जजेस को किस तरह से सबने देखा, रंजन गोगोई आज बीजेपी के एमपी बन के राज्यसभा में बैठे हुए हैं, तो जुडिशरी का जो हाल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जब तक दोबारा इस जुडिशरी अपने अस्तित्व को दोबारा एस्टैब्लिश नहीं करेगी, पुलिस स्टेट की तरफ हम बढ़ते चलेंगे। फिरदौस भाई, मैं जो बात अभी आभा जी कह रही हूं उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आइडियोलॉजी की लड़ाई है, कोर्ट्स शुड बी आइडियोलॉजी न्यूट्रल। तो आप लोग जो लगातार कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या वहां भी आपको ये देखने में आ रहा है कि अगर नक्सलवाद का किसी के ऊपर आरोप लगा है, आतंकवाद किसी के ऊपर आरोप लगा है, तो वो ये नहीं चेक करेंगे कि उम्र क्या है, कि उनको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्या वहां भी विचारधारा के आधार पर फैसले होने लगे हैं? अब देखिए, मैं इसी केस की बात करता हूं। मुझे भी पहले यही लगता था कि विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन जब वारवारा राव जी की बेल बॉम्बे में हुई और हमने नागपुर में फाइल किया, तो नागपुर का जो केस था वो स्टेट पुलिस डील कर रही थी। बॉम्बे में उनका बेल हो चुका था। मुझे लगता था कि यहाँ ये अपोज नहीं करेंगे, लेकिन बॉम्बे में जिन ग्राउंड्स को निगेट किया था हाई कोर्ट ने, सेम ग्राउंड्स लेके स्टेट पुलिस आ गई। तो क्या ये सारे के सारे पॉलिटिशियन एक साथ बैठे हैं? क्या ये सारी सरकारें एक्टिविस्ट से डरती है? क्या ये सारी सरकारें उन लोगों से डर रही है जो किसी अधिकार की बात करती है? और अगर आप ट्रेंड देखिए कि कौन लोग है ये जो यूएपीए में अंदर है, तो या तो वो शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, उनके अधिकारों की, जंगलों के अधिकारों की बात करता है, या माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है, मुसलमानों के सिटीजनशिप के राइट्स की बात करता है, या वो बात करता है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहे हैं उससे उनको बचाने की बात करता है। ये सारे वो एक्टिविस्ट है। अब देखिए, तो आइडियोलॉजी की लड़ाई तो है ही, और ये 1950 से, जब से सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ तब से चल रही है। जितने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में केसेस हुए हैं, कंट्रोल ऑर्डर्स जो थे, बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात कीजिए आप, या इमरजेंसी के दौरान की बात कीजिए आप, हमेशा आइडियोलॉजी की लड़ाई हुई है। हैव्स और हैव नॉट्स के बीच लड़ाई हुई है। हैव नॉट्स को बेल नहीं मिली है, तो शायद
घूम फिर के हम फिर वही उसी सर्कल में फंसे हुए हैं। राय साहब, आपका तो लंबा पुलिस का लंबा अनुभव रहा है, और एक जमाना था जब इस देश के अंदर मानवाधिकार की लड़ाई होती थी, मानवाधिकार के मुद्दे होते थे और मानवाधिकार के संगठन होते थे। आज के जमाने में यह मानवाधिकार कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। कश्मीर के अंदर अगर कोई बात होती है, वहां पे हेबियस कॉर्पस लगता है और कोर्ट उस पर कोई अर्जेंसी दिखाती नहीं है, सालों तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और स्टैन स्वामी का केस अगर मानवा, आज कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसकी भर्त्सना की है, भारत की छवि में धूमिल हुई है। तो जो अधिकारी, एनआईए के जो अधिकारी जिन्होंने जाके उनको गिरफ्तार किया, क्या उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई इस आदमी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा कैसे हो सकता है? देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बेल जो है वो राइट होना चाहिए, जेल नहीं। बेल किस आधार पर डिनाई की जानी चाहिए? अगर आपको ये लगता है कि जिस आदमी को बेल दिया जा रहा है वो भाग जाएगा, अदालत बुलाएगी नहीं आएगा, वो एविडेंस में कुछ टेम्परिंग करेगा, वो किसी को जा करके धमकाएगा, किसी को जाके इन्फ्लुएंस करेगा, ये 84 साल का आदमी जो डिमेंशिया का शिकार है, ये किस तरह से खतरा हो सकता था, किस आधार पे इसको बेल को डिनाई कर रही थी? ये तो एक बहुत ही गंभीर मसला है, और मैं समझता हूँ सिर्फ संवैधानिक संकट नहीं है, ये तो सभ्यता का संकट है। हम पूरी तरह से एक असभ्य राष्ट्र के तौर पर पेश हो रहे हैं। अभी मुश्किल से 1 महीना पहले हरियाणा में एक लड़की को, जिसने इस बात पे जो पैरोल मांगा था कि उसके पिता की हालत बहुत गंभीर है, उसकी पिता की मृत्यु के दूसरे दिन उसे पैरोल दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आप एक तरह से असभ्य समाज की तरफ ले जा रहे हैं, और न्यायपालिका उसमें अपना पूरा रोल अदा कर रही है। मेरा तो ये मानना है कि जो रूलिंग क्लासेस है, पुलिस और न्यायपालिका दोनों उसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जो कोई बहुत, जिसमें आपको आश्चर्य होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें किसी न किसी तरह से एक दबाव बनाना चाहिए कि न्यायपालिका एक कुछ हद तक तो इसे पुलिस स्टेट बनने से इस देश को रोके। मुझे लग नहीं रहा कि ये अभी जो पिछले 4-6 सालों से हो रहा है, इसमें न्यायपालिका अपना ये रोल अदा करने में किसी भी तरह सफल हुई। बट राय साहब, मैं उन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहा हूं जिनको जब वो फादर स्टैन स्वामी की तरफ देखते रहे होंगे तो उनमें कोई बहुत ही खतरनाक नक्सली की तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, या उनको ये तो दिखाई पड़ रहा होगा ना कि भाई ये पार्किंसंस के मरीज हैं, ये तो चल भी नहीं पाते, और वो तो डायपर भी इस्तेमाल करते थे, वो अपने से खाना नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे आदमी की बेल आप कह रहे हैं इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, और वो पुलिस की तरफ से, स्टेट की तरफ से हो रही है, तो उन पुलिस ऑफिसर्स का रवैया कैसा आपको लगता है? नहीं, निश्चित रूप से एकदम जानवरों की तरह है। देखिए, पुलिस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेसी जो है वो नॉर्मली इनसेंसिटिव होती है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने रूलर्स के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई इसमें, मुझे लगता है कि अगर इसमें 10 ऑफिसर इन्वॉल्व रहे होंगे तो उसमें 8 या 9 चाहते होंगे कि इनको बेल हो जाए, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता। कोई आगे बढ़ के ये नहीं कह सकता कि भाई अगर इनको बेल हो जाएगी तो क्या बिगड़ेगा, इस मुकदमे में क्या बिगड़ने जा रहा है। कोई नहीं कहेगा, सब अपने कैरियर और अपने प्रोग्रेशन और अपने इंटरेस्ट में के चक्कर में रहते हैं। तो पुलिस से तो आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका में, जिसमें मुझे लगता था कि शायद ये उम्मीद करना कोई गलत नहीं होगा, अब हमें न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए जिस तरह के आसार बन रहे हैं। आलोक जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? ये सिस्टम का फेलियर है, या सत्ता बदलने के साथ साथ चीजें बदल जाती, स्वभाव बदल जाता है, अदालतों का रुख बदल जाता है, ब्यूरोक्रेसी का तरीका बदल जाता है, क्या मानवीयता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है? मतलब एक 84 साल के बुजुर्ग को स्ट्रा एंड सिपर लेने के लिए अगर अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, तो उन जेल अधिकारियों के बारे में सोचिए जिनके उस उम्र के पिताजी होंगे। आशुतोष, मेरा ख्याल है, थोड़ा अगर आप इजाजत देंगे तो थोड़ा सा हमें फादर स्टैन स्वामी के बारे में बताना चाहिए। बहुत सारे दर्शक हैं और बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो लगातार कह रहे हैं कि साहब एक घुसपैठिए के समर्थन में आप क्यों बोल रहे हैं। तो लोगों को पता भी नहीं है कि फादर स्टैन स्वामी क्या है। फादर स्टैन स्वामी तमिलनाडु में पैदा हुए, यहाँ वो पादरी थे, ये इसमें कोई शक नहीं कि वो पादरी थे, और पादरी होने का अर्थ है कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन इसके साथ वो भारत में विस्थापन विरोधी आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। यानी जिन लोगों की जमीन उनसे छीनी जा रही है, जिनको बड़े प्रोजेक्ट की वजह से या किसी भी अन्य कारण से सरकार हटा रही है अपनी जमीन से, उसके खिलाफ चलने वाला आंदोलन, जिस तरह से
नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, इस तरह से आदिवासियों की जंगल जमीन बचाने के आंदोलन पर वो काम करते थे। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि जिस जमीन पे जो लोग रहते हैं उस जमीन पर उनका हक है, उस जमीन में पैदा होने वाले खनिज पर उनका हक है। क्योंकि ये झारखंड इलाके में ज्यादातर इन्होंने काम किया है, तो वहां वो इस सिद्धांत के आधार पर ही काम कर रहे थे। और वहां जहां से पुलिस ने उनके ऊपर पहला मुकदमा किया है पत्थलगड़ी आंदोलन का, वो पत्थलगड़ी के आदिवासी अपने इलाके में संविधान की धाराएं पत्थरों पर लिखकर बताते हैं कि यहाँ क्या क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ बाहर के लोगों को आकर हमारी जमीन पर खुलेआम घूमने की, दरअसल वो घूमने की बात नहीं है, वहां मनमानी करने की छूट नहीं होनी चाहिए। और ये बातें वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, वो संविधान की धाराओं को लिखकर कहते हैं। पत्थलगड़ी का अर्थ है पत्थर पर लिखी हुई इबारत। पत्थर पर वो यही इबारतें जो आपके संविधान में लिखी हुई हैं, भारत के संविधान में लिखी हुई हैं, उनको उतारकर आंदोलन चला रहे थे। स्टैन स्वामी उस आंदोलन के समर्थक थे। इस इल्जाम में उनके खिलाफ पहला मुकदमा हुआ है, जिसको बाद में आकर वो एल्गार परिषद के मुकदमे से, भीमा कोरेगांव मामले से जोड़ा गया। रहा सवाल इस बात का कि वो 84 वर्ष के बुजुर्ग से ये स्टेट क्या डर पाता, वो डर नहीं पा रहा है, वो स्टेट किसी से डर नहीं रहा है। दरअसल ये स्टेट और स्टेट मशीनरी लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है इस तरह के उदाहरणों को कि तुम क्या समझते हो। मेरे जैसा इंसान, जो हम जवान नहीं है, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन तमाम जवान लोग इस देश के वो देख के डर जाते हैं कि अगर ये सरकार ऐसे अशक्त बुजुर्ग के साथ ये व्यवहार कर सकती है तो कहीं इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ क्या करेगी। इसलिए इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से अच्छा है, इस सरकार के किसी काम पे सवाल उठाने से अच्छा है कि चुपचाप बैठो, मुंडी नीचे करो और अपना काम करते रहो, इस सरकार की तरफ अपनी उंगली मत उठाओ। दरअसल इरादा ये है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें सरकार जो है, आज की सरकार नहीं, पिछली सरकारें शामिल हैं। आप खास तौर पे अगर नक्सलवाद की बात करें तो पिछली सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के नक्सलवाद के खतरे को अंडरलाइन किया। पी चिदम्बरम जो आमतौर पर वित्त मंत्री रहे लंबे समय तक, वित्त और वाणिज्य मंत्री, कुछ समय के लिए गृह मंत्री बने थे इस देश के। उस वक्त उनके सार्वजनिक भाषण हैं जिसमें आप बहुत दुर्लभ मौकों पे उन्हें हिंदी बोलते पाते हैं। हिंदी में उनका भाषण है जिसमें वो देश में नक्सलवाद के खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये रेड कॉरिडोर को पहली बार सार्वजनिक मंच पे उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो लाल पट्टी कहते हैं कि साहब ये पूरे देश में इतनी बुरी तरह से इतना बड़ा खतरा फैला हुआ है। तो जो कुर्सी पे बैठा होता है उसको हर वो आदमी अपने लिए खतरा दिखता है, इस देश के लिए खतरा दिखता है, जो उस पर सवाल उठाता है। और पुलिस के बारे में जो राय साहब ने कहा, वो क्यों, राय साहब तो पुलिस को हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। पुलिस के अफसर तो मशीनरी हैं, जैसा उनको हाकिम चलाना चाहेगा। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून संविधान देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आंख पे पट्टी बांधते हैं और कहते हैं जैसा मालिक आप जैसा कहोगे हम उसका डबल करके दिखाएंगे। और इसके उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तमाम मिलेंगे। सोनी सोरी का पूरा मामला पढ़िए, आपको पता चलता है कि एक लड़की के साथ किस तरह के अत्याचार हो सकते हैं, और उसके जो आरोपी पुलिस अफसर हैं उनको पुलिस पदक मिलता है। अभी जो हमने दिल्ली दंगों के दौरान जिसके बगल में खड़े होकर कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिए थे, उस अफसर की सिफारिश हुई है राष्ट्रपति के पुलिस पदक के लिए, उसको सम्मान दिया जाना है। तो ये दिखाता है कि वो अफसर जो कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो वो अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं, और उसके लिए वो मोर लॉयल देन द किंग की भूमिका में आते हैं, और उसमें जितने तरह की वो बेरहमी दिखा सकते हैं वो दिखाते हैं। स्टैन स्वामी से किसी सरकार को, किसी निजाम को कोई खतरा नहीं था, लेकिन स्टैन स्वामी को उदाहरण बना के बहुत सारे लोगों को दिखाया जा सकता है कि हम तुम्हारे ऊपर किस किस तरह के जुल्म ढा सकते हैं अगर तुम आवाज उठाओ। ठीक है, पंकज जी भी हमारे जुड़ गए। पंकज श्रीवास्तव जो मीडिया विजिल के संपादक है। पंकज जी, अगर किसी को नक्सलवाद के आरोप में अगर जेल में बंद किया जाए तो क्यों उसको बेल मिलनी चाहिए? आप वहां पे लोगों को छीन छोटा करने की बात करेंगे, ऐसे लोगों की मदद करेंगे, ऐसे लोगों को आप जो है वैचारिक तौर पर आधार प्रदान करेंगे, और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि इनके साथ नरमी बरती जाए। पहली बात तो आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा झोल है कि आपने कहा कि जो लोग छीन छोटा करते हैं उनके साथ क्यों नरमी बरती जाए। बिल्कुल सही बात।
जो लोग छेन छोटा करते हैं उनके साथ नरमी कोई भी समाज या कोई भी शासन जिस तरह का है वो नहीं बरतता है, और शायद ऐसे लोग मारे ही जाते हैं आमतौर पर। इतिहास तो यही रहा है। लेकिन अगर कोई ये बात कहे कि आप आदिवासियों को उनका वो अधिकार दीजिए जो इस देश के संविधान ने दिया है, और इसके लिए वो धरना दे, इसके लिए वो प्रदर्शन करे, और तब सत्ता ये कहे कि दरअसल ये तो माओवादी है, तो वो तो माओवाद को या माओवादी आंदोलन को वो सत्ता तो वैधता प्रदान कर रही है। क्योंकि स्टेन स्वामी की मांग क्या थी? 8 अक्टूबर को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके 2-4 रोज पहले एनआईए उनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी थी। उन्होंने एक लेटर पूरा जारी किया था और इसमें पूछा था कि मेरा अपराध क्या है। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं क्या मांग कर रहा हूं, या मेरा जो पूरा 3 दशक का पूरा जीवन है उसका क्या आधार रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में पेशा कानून लागू करो, वो मैंने नहीं बनाया है। मैं कह रहा हूं कि 5वीं अनुसूची में जो भारतीय संविधान ने आदिवासियों के साथ वायदा किया है, जिसमें हर राज्य में एक आदिवासी सलाहकार परिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देगी, जिसके हिसाब से चीजें होंगी, उसको लागू करो। तो स्टेन स्वामी का बनाया हुआ संविधान नहीं है। अगर आपको आपत्ति है तो इस संविधान को खत्म कर दीजिए। अदरवाइज सैकड़ों साल के या कम से कम 100 साल के जबरदस्त संघर्ष के बाद जो संविधान बना था, जिसने इस देश के लोगों से वायदा किया था, उस वायदे की याद दिलाने की तुलना आप छेन छोटा करने वालों से करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरी बात, मान लीजिए आपको लगता है कि आदमी अपराधी है और कानून ने उसको सजा दे दी है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में अपराधियों के भी कुछ अधिकार होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कोवैक्सीन घोटाले पर बात कर रहा था। हमारे मित्र हैं शोभन सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार, जो ब्राजील में साओ पाउलो में बैठे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ तो 70 साल से ज्यादा की उम्र के किसी व्यक्ति को जब तक कि वो सीरियल किलर ना हो कि निकलेगा और मार देगा, तब तक जेल में रखते ही नहीं। यहाँ एक आदमी को 83 साल की उम्र में आपने गिरफ्तार किया, उसके बाद कोरोना का पूरा महामारी चल रही है, वो कह रहा है भाई हमें इलाज दो, हमें इलाज की जरूरत है। इलाज तो छोड़िए, आप स्ट्रॉ नहीं दे रहे हैं। अपराधियों के भी अधिकार होते हैं जेल मैनुअल के तहत। क्या आप कोई सभ्य समाज हैं? क्या आप संविधान द्वारा चलने वाले कोई समाज हैं, या फिर दरअसल आप इस देश के उन कॉरपोरेट लुटेरों के लठैत हैं सरकार के नाम पर, जो दरअसल किसी भी कीमत पर उस पूरे इलाके में जहां आदिवासी हैं वहां पर जल जंगल जमीन की लूट संभव करना चाहती किसी भी तरह। और चूंकि यहाँ वीएन राय साहब है तो मैं शायद उनका नाम भूल गया हूं, बीएसएफ के जो शायद डीजी थे, ई राम मोहन शायद उनका नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूं। उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में, जब छत्तीसगढ़ में जबरदस्त हमला हुआ था, तमाम जवान शहीद हुए, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा अपराध है। जिन आदिवासियों को आज आप कह रहे हैं कभी आपने शहरों से मारकर जंगलों में फेंका, और आज आप जंगल लूटने के लिए वहां से भी उनको मार रहे हैं, तो आप तय कर लीजिए कि क्या ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, या इस देश में अगर आपको कह रहे हैं कि हमको विकास दर बढ़ानी है और इस देश के कॉर्पोरेट को छूट देनी है, वो चाहे जो करे, अगर आप उनके लठैत की तरह काम करना चाहते हैं और अगर यही नाम सरकार है, तो माफ करिएगा, आप ऐसे सारे लोगों को वैधता दे रहे हैं जो कि माओवादी या इस तरह के नाम से बदनाम है, जो नक्सल कहे जाते हैं बदनाम है, जो कहा जा रहा है, दरअसल आप तो वैधता दे रहे हैं। इस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि अगर आपने वो नैतिक आभा खो दी, अगर आपने अहिंसा की आवाज नहीं सुनी, तो इतिहास ये बताता है कि जिन सरकारों ने, जिन सत्ताओं ने अहिंसा का सम्मान नहीं किया, वो हिंसा में जलने के लिए अभिशप्त। आभा सिंह जी, ये अगर कोई अर्बन नक्सल है, कितना भी बड़ा आदमी हो, तो उसको क्यों बेल मिलनी चाहिए? अभी मैंने जब ये बात कही कि भाई छेन छोटा करने की बात होती है, तो कंगारू कोर्ट तो नक्सली चलाते हैं, माओवादी चलाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोगों को मारते हैं, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अगर कुछ लोगों के ऊपर ये गंभीर आरोप लगते हैं, अगर पुलिस एनआईए इस देश की कहती है कि इन लोगों के खिलाफ सबूत हैं, ये माओवादी आंदोलन के समर्थक हैं, उनको नैतिक समर्थन देते हैं, अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, तो चाहे 84 साल की उम्र हो, चाहे 4 साल की उम्र, उनके साथ क्यों लीनियंसी बरती जानी चाहिए?
देखिए क्या कानून कहता है, मैंने पहले भी कहा था 43D5 जो कहता है कि प्राइमा फेसी एक्यूजेशन प्रूफ तो करिए, आपके पास एविडेंस नहीं है। आप कहते हैं नहीं, उनके कंप्यूटर में एक लेटर मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की वो हत्या करना चाह रहे हैं, और आज तक साल भर हो गया कोई आप प्रूफ नहीं लेके आ पाए। और उससे बड़ी बात है कि जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन होना चाहिए। ये जुडिशरी जो है अपना माइंड का एप्लीकेशन करके तब रीजन ऑर्डर दे। यहाँ पे प्रेग्नेंट सफूरा जरगर को आप उनके पास कांच की बोतलों को दिखाते हुए यूएपीए का चार्ज लगा देते हैं, जो कि बाद में कोर्ट ने वही दिल्ली पुलिस पे स्ट्रिक्चर्स पास किए। तो ये मेरा कहना है कि अगर कोई आरोपी है, आपके पास सबूत है, उसने इस तरह का अपराध किया है, तब आप जरूर पकड़िए। लेकिन ये कह के कि हमको अंदेशा है, आपके पास प्राइमा फेसी कोई एविडेंस नहीं है, उस पे बात आ जाती है। और बिल्कुल ये बात सही है कि अफसर जो है रिटायरमेंट के बाद इनको पोस्ट रिटायरमेंट ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आईआरएस इनकम टैक्स एसोसिएशन ने तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि 3-3 साल से लोग रिटायर हो गए लेकिन चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हुए, पूरे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो बिल्कुल इस वक्त जो है बहुत जरूरी है कि एनआईए के अफसर, जो आशुतोष जी आप कह रहे थे कि जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पे सचिन वाजे जैसे पुलिस अधिकारी हैं जो मनसुख हिरन का गला घोंट के हत्या कर रहे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पे प्रदीप शर्मा जैसे पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं जो झूठे फोन करवा देते हैं कि रवि पुजारी का एक्सटॉर्शन कॉल है, और 3-3 साल से लोग जेल में बैठे हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है। 3.5 साल से लोग तलोजा जेल में बैठे हैं, उनकी बेल आ नहीं रही है एक बार भी, और ये सिर्फ पुलिस वाले एग्रीवेटेड चार्जेस लगा दे रहे हैं। तो बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहा है? मैं तो कहती हूँ हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्यों चुप बैठा है? क्योंकि वहां पे ऐसे लोग बैठा दिए जाते हैं रिटायरमेंट के बाद जो सिर्फ अच्छा समय काटने के लिए आते हैं। अच्छे दिन इन रिटायर्ड अफसरों के हो रहे हैं जो बढ़िया पोस्ट में बैठे हैं, और आम जनता जो है वो त्राई कर रही है इस वक्त। आलोक, आप कुछ बीच में इंटरवीन करना चाहते हैं? तो आप देखिए, क्योंकि आप बात कहते हैं अर्बन नक्सल, मुझे इस टर्म पर थोड़ा एतराज है कि अर्बन नक्सल जो है ये एक खास संस्थापना की तरफ से, एक विचारधारा की तरफ से ये टर्म चलाया गया है, और उसे दो तरह की अनेक पार्टियों ने इसको अभिग्रहित कर लिया, ग्रहण कर लिया है। लेकिन ये फादर स्टैन स्वामी अर्बन थे या नक्सल थे, इन दोनों सवालों पर मतभेद है। फादर स्टैन स्वामी अर्बन नहीं है क्योंकि गांव में काम कर रहे थे। जहां तक रहा धर्मांतरण का सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं उनसे नाराज हैं कि वो क्या कर रहे थे, उनको पता भी नहीं है कि पुलिस का केस क्या है। वो सिर्फ इस वजह से उनका गुस्सा है कि साहब ये एक ईसाई पादरी है, इसको तो जेल में रहना चाहिए, इसको ये तो मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर भी फादर स्टैन स्वामी ने हाल में पुलिस कार्रवाई के बाद अपनी गिरफ्तारी से पहले जो बातें कही हैं उनको ध्यान से सुना पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मैं पुलिस की इस कार्रवाई को चर्च के लिए एक सुनहरे अवसर के तौर पर देखता हूं कि वो अपने गिरबान में झांके और देखे कि वो किस तरह काम करता है। हम अगर गरीबों के लिए काम करते हैं तो हमें गरीबों की तरह गरीबों के साथ रहते हुए दिखना चाहिए। हम विदेशों से आने वाले मोटे पैसे के बल पर आराम से काम करते हुए नहीं दिख सकते हैं, और हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि क्या हमें विदेशी संस्थानों से पैसा लेना है या नहीं लेना है। ये वो क्या बात कह रहे थे। और ऐसे आदमी को, और उन्होंने कहा है कि मैं न माओवादी हूं, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिसका जिक्र अभी पंकज जी ने किया, उन्होंने कहा न मैं किसी माओवादी संगठन का सदस्य हूं, न मैं माओवादी हूं, और मुझ पर जो माओवादी कार्रवाई में शामिल होने के जो आरोप हैं वो झूठ हैं। पुलिस ने मेरे कंप्यूटर को डॉक्टर करके इसके अंदर प्लांट किए हैं। तो ये जो पुलिस काम करती है, पुलिस तो किसको, पुलिस कल को मुझे भी साबित करने की कोशिश करेगी, आपको भी साबित करने की कोशिश करेगी। लेकिन हम अगर उसी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो ये मुझे लगता है कि हम अपने देश के लोकतंत्र के साथ, अपने संविधान के साथ, और खास तौर पर एक स्वतंत्र समाज के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। हमको इस अर्बन नक्सल शब्द, अर्बन नक्सल टर्म से ही इस पर सवाल उठाना चाहिए। फिरदौस साहब, आप तो नागपुर के अंदर हैं। नागपुर में ये जो भीमा कोरेगांव का मामला हुआ था, ये शुरू कहां से हुआ और कहां जाके बदल गया? इसके पीछे का राज क्या था? जिन लोगों के खिलाफ शुरुआत में एफआईआर दर्ज की गई, उनमें से एक आदमी को गिरफ्तारी हुई, दूसरे आदमी को कभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। और जिसको यह माना गया कि दरअसल दलितों के ऊपर हमला किया गया है,
उसको बाद में एल्गार परिषद के बाहर एकत्र कर दिया गया। ये तो अर्बन नक्सल के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र था देश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए और प्रधानमंत्री की हत्या करने। ये जो नाटकीय परिवर्तन हुआ ये कैसे हुआ, और वहीं से शब्द निकला अर्बन नक्सल। अभी विभूति नारायण जी है यहाँ पर, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक कहावत है कि पुलिस चिंदी का सांप बना सकती है। चिंदी यानी कपड़े की एक फटी हुई एक पतली सी पट्टी, उसको कैसे सांप बनता है, उसका ये बड़ा आइडियल एक एग्जाम्पल है जो आप कह रहे हैं। क्योंकि जो बेसिक एफआईआर था वो दलितों पर हमले का एफआईआर था, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और जिनका जो नामजद थे उस एफआईआर में वो कोई अरेस्ट नहीं हुए, शायद एक हुआ होगा, वो भी बेल आउट हो गए। एक अरेस्ट हुए थे, वो एक बोटे वो बेल आउट हो गए। और उसके बाद फिर पूरा का पूरा कन्वर्ट किया गया, और जो एफआईआर में था ही नहीं उसको पूरी चार्जशीट में लाया गया, उस पूरी कहानी को लाया गया। देखिए आलोक जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, देखिए अतिवादी, दहशतवादी, आतंकवादी, या आप अलग अलग टर्मिनोलॉजी अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसानों का आंदोलन है तो वो सारे खलिस्तानी हो गए क्योंकि उसमें सिख नजर आ रहे हैं। अगर सीएए के विरोध में आंदोलन चल रहा है, मुसलमान दिख रहे तो सारे आतंकवादी हो गए। अब अगर आदिवासियों के लिए आतंकवाद के लिए कोई आंदोलन चल रहा है, उनके अधिकारों के लिए, तो वो सारे नक्सलवादी हो गए। तो इस तरह के हमने टर्मिनोलॉजी एक क्रिएट की है। मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ आपका, मैं एक तारा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास ने स्वीकार किया है कि स्वेच्छारिता हमारे रक्त में प्रवाहित हो रही है, और सर्वत्र जो घटनाएं हो रही है वो इस स्वेच्छारिता के स्पष्ट लक्षण है। गोलियां चलने की तथा लाठीचार्ज की कई घटनाएं हुई है, पर इस बात का अनुसंधान करने की कहीं कोई कोशिश नहीं की गई कि इसके कारण क्या है और जनता की शिकायत क्या है। संपूर्ण देश में स्वच्छारिता का इतना बोलबाला हो गया है, विधि संगत शासन का ऐसा अभाव हो गया है कि संभव है शीघ्र ही हम सभी एक दिन इसकी लपेट में आ जाएं। जनता शासन से ऊबती जा रही है। अगर आप यह महसूस करते हैं कि शासन आज लोकप्रिय नहीं रह गया है तो इसके कई कारण हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ये 15 सितंबर 2049 जब संविधान सभा में ये बात डॉक्टर पीएस देशमुख ने कही थी। अब आप इसको आज कैसा देखते हैं? उस दिन की अगर संविधान सभा की आप चर्चा उठाए और सिर्फ उसके पैरा ही पढ़े तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसी है। उस रोज एक बड़ा मजेदार किस्सा ये कहते हैं पंडित भार्गव जी, मैं आपको बताऊं कि ऐसे मामलों में आमतौर पर होता क्या है, पुलिस को सारे अधिकार प्राप्त है, वो अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में गलत सूचना देती है, उसके और उसके रिश्तेदारों के साथ दुर्व्यवहार करती है और उनके विरुद्ध रखने के लिए गलत सूचनाएं देती है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एंड वी आर स्टिल देयर। आप कह रहे थे कि इनको जमानत क्यों मिलनी चाहिए, मैं कहता हूं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं मिलनी चाहिए जो देश के खिलाफ कोई भी काम करता हो, लेकिन देश और सरकार का फर्क हमको समझना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर चार्जशीट फाइल करने की मियाद दी है आपको कि 60 दिन के अंदर आपको करनी है, अगर 10 साल की सजा है 90 दिन के अंदर करनी है, अगर ये 10 साल से ज्यादा की सजा है और यूएपीए में थोड़ा दिन वक्त आपको बढ़ा के दिया जाता है, तो उसी तरह इस केस का निपटारा करने का भी तो कोई मियाद होनी चाहिए। अभी नजीब के बेल के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है आपने बहुत मर्यादाएं डाल दी है हमारे अधिकारों पर, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टडियन का अधिकार है, तो अगर आप जल्दी से केस को खत्म नहीं कर सकते तो हमने जमानत देनी चाहिए। अब हम अभी जस्ट एक किताब रिलीज हुई है बेगुनाह कैदी या इस तरह की, 12 मुसलमान नौजवान कैद हुए थे, उनकी पूरी जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे में वो सबके सब निर्दोष करार दिए गए। तो अब स्टैन स्वामी जी को मैं चाहता था कि इनके खिलाफ केस चले और साबित हो कि ये इन्होंने कुछ किया है। अब सीआरपीसी कहती है कि जो मर गया उसके खिलाफ आप केस नहीं चला सकते।
तो अब हम कैसा पता चलेगा कि इन्होंने कुछ किया था या नहीं किया था? तो आलोक जी से मैं पूरी तरह इसमें एग्री करता हूं कि ये सबक सिखाने के लिए था कि हम तो मार ही देंगे करके, ना पानी पीने देंगे ना आपको किसी तरह की कोई चीज देंगे। ये सबक है, हमको न्याय प्रक्रिया से पूरी तरह इनको गुजारना नहीं है। ठीक है, तो आप बेल मत दीजिए, 6 महीने में केस खत्म कीजिए ना। बिल्कुल। राय साहब, ये जो बात अभी फिरदौस जी ने कही कि 1949 का हवाला दिया, पुलिस का चरित्र बदला नहीं पिछले 70 सालों में, और खराब हुआ है। आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। आपने बहुत सही कहा कि पुलिस का चरित्र नहीं बदला, लेकिन उसके पीछे कारण ये था कि जो हमारे नए रूलर्स आए उन्हें भी वही पुलिस अच्छी लगती है जो आजादी के पहले की पुलिस थी। आखिर क्यों नहीं बदला इन लोगों ने? आप सोचिए ना कि 1861 में जो कानून बने हैं उन्हीं पर पूरा पुलिस का ढांचा खड़ा हुआ है आज तक। 1947 में ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि पुलिस का चरित्र बदलेगा, लेकिन जो नए शासक आए, जो नए प्रभु वर्ग आए, उनको भी वही पुलिस पसंद है। मैं आपसे सिर्फ, क्योंकि अब ये लंबी बहस हो जाएगी, सिर्फ अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, उत्तर प्रदेश में 5-6 पार्टियों की सरकारें मेरे जमाने में रही, उसको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा थानेदार होता है? उसे वो थानेदार सबसे ज्यादा पसंद होता है जो उसके विरोधियों की टांग तोड़ दे, उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे ना लिखे, उसके विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिख करके और अदालत में फर्जी गवाहियां पेश करके उनको सजा दिला दे। वो कभी नहीं चाहता कि कोई ऐसा थानेदार आए या ऐसा पुलिस वाला आए जो कानून कायदे का सम्मान करता हो, जिसके लिए संविधान का कोई अर्थ हो। एक दिन अगर पुलिस वाले के लिए संविधान का अर्थ हो जाएगा तो हमारे सारे रूलर सड़क पे आ जाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि पुलिस का चरित्र क्यों नहीं बदला। अंग्रेजों ने नहीं बदला तो समझ में आता है, लेकिन हमारे बाद में जो शासक आए, और उसमें सभी पार्टियां आई, बीजेपी तो अभी 5-7 सालों से आई हुई है, किसी ने भी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है कि पुलिस का बुनियादी चरित्र बदला जाए। तो ये स्टैन स्वामी का केस तो एक तमाचे की तरह है। अगर हम सभ्य समाज होते तो आज पता नहीं कितनी गर्दनें कट गई होती, पुलिस वालों की भी, अदालतों में जो प्रिसाइडिंग अफसर बैठे हैं उनकी भी, और जो कानून बना रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग दोषी ठहराए गए होते। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें भी कुछ होगा। आप देखिएगा कल के मीडिया में भी बहुत छोटी सी खबर, छोटा सा स्पेस इसे मिलेगा जो नेशनल मीडिया है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला है ही नहीं। बिल्कुल विभूति राय साहब, आपने तो जो पूरी किताब हाशिमपुरा पे लिखी है, और वो किताब हर आदमी को पढ़नी चाहिए कि इस देश के अंदर पुलिस तंत्र, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। कि 40 लोगों को उठा के ले जाती है पुलिस, और उसके अभी पेशी ले जाती है, उनको गोली मारी जाती है, और उसके बाद 3-3 दशक लग जाते हैं उसमें न्याय प्रक्रिया से गुजरने, और पूरी की पूरे जांच को ही, विवेचना को ही खराब कर दिया जाता है, और वो लोअर कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो स्टैन स्वामी का मामला तो एक बहुत, इस मामले बहुत छोटा सा मामला था। बट पंकज जी, आगे का रास्ता क्या दिखता है? ऐसे ही अंधेरा दिखाई पड़ेगा? ऐसे ही लोकतंत्र के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहेगा? देखिए, लोकतंत्र पर किसी को विश्वास नहीं है। जब राय साहब अभी कह रहे थे कि उस थानेदार को पसंद करता है चीफ मिनिस्टर जो उसके विरोधियों की टांग तोड़ दे, तो मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं जानता है, ये बात उस गांव का प्रधान और गांव का आम आदमी भी जानता है कि कैसे पुलिस वाले जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। आनंद नारायण मुल्ला जो जस्टिस थे शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक बात पुलिस को कहा था कि ये वर्दीधारी गुंडों का गिरोह है। अब सोचिए, और बहुत सालों पहले कहा, अभी नहीं कहा। दिक्कत क्या है कि कोई भी समाज डेवलप होता है, लगातार उसके इंस्टीट्यूशंस मजबूती से काम करते हैं, और वो अपने को बेहतर करता है। जैसे मुझे लगता है कि हमें जो संविधान मिला हम उसके लायक नहीं थे। बहुत सारे देशों में सिर्फ वोट का अधिकार पाने के लिए सैकड़ों साल का संघर्ष हुआ, और हमें एक कलम से मिल गया, एक कलम से लिख दिया गया हम सब बराबर हैं। लेकिन बराबर होने के लिए जो एक रिगरस संघर्ष से गुजरना चाहिए था, हम उससे नहीं गुजरे, हमारा समाज नहीं गुजरा। हमारी जो लीडरशिप थी उस समय की, वो बहुत एनलाइटेंड थी, दुनिया को वो समझ रही थी, विश्व के महान नेताओं में उनकी हम गणना कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज उस पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरा। उसका जो एक सामंती आचरण था, जहां ताकतवर की सत्ता है, वो बनी रहेगी। देखिए, इस पूरे मसले को थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मैं इस समय जयपाल सिंह मुंडा को याद करना चाहूंगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई और जो संविधान सभा की बहस हुई, जिन्होंने हमें हॉकी में गोल्ड दिलाया था शायद 1928, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे, वो आदिवासी थे, जयपाल सिंह मुंडा।
उन्होंने कहा था कि हम सदियों से अपना संघर्ष कर रहे हैं, जो इस तरह के लुटेरे या दिक्कू आए हैं, और हम 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उसके भी बहुत पहले तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू के समय से पहला जो संघर्ष हुआ था वो उससे बहुत पहले हो चुका था। लेकिन चूंकि आदिवासी हमारे लिए मतलब नहीं रखते, इसलिए हम उनके इतिहास को भी उस तरह से सम्मान नहीं देते हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम, उन्होंने कहा कि हम लगातार लड़ रहे हैं और हम पंडित नेहरू के इस आश्वासन से अपना संघर्ष स्थगित कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। और वो न्याय क्या था? वो न्याय यही था कि जो आदिवासियों के इलाके हैं उन जंगलों पर उनका वैसा ही पारंपरिक अधिकार रहेगा जैसा सदियों से उन्होंने उन जंगलों को बनाया है, लेकिन हमने उसका सम्मान नहीं किया, हमने अपने संविधान का सम्मान नहीं किया। और जो हमारे विरोध में होते हैं, यानी सत्ता के, उनको हम 6 इंच छोटा करने वाले नक्सल और क्या क्या बता देते हैं। इसके अलावा एक चीज और जान ली कि हमें याद रखना होगा कि देशद्रोह या राजद्रोह के प्रश्न पर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक नहीं एक से ज्यादा बार कहा है कि आप नारा लगाएं, आप कुछ भी करें, आप भाषण दें, आप पर्चा लिखें, जब तक आप कोई एक एक्शन नहीं करते जो हिंसक हो, तब तक आप पे राजद्रोह का कानून नहीं लगेगा। खालिस्तान जिंदाबाद का नारा सार्वजनिक रूप से लगाने वालों को भी नहीं सजा दी गई इसके आधार पर। और ये लंबी बहस है। तो हमारे यहाँ जो संविधान ने या कानून ने या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो कसौटियां पहले तय कर रखी, हम उसको भी मानने को तैयार नहीं। तो हम एक बतौर डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम एक फेल्ड स्टेट बनते जा रहे हैं, जहां एक जज सरकार के मुताबिक फैसला देकर राज्यसभा में जा सकता है, राज्यपाल बन सकता है, और हमें किसी को शर्म नहीं आती। हम फेल हो गए सर पूरी तरीके से। और आप जान लीजिए कि भारत वैसा ही सबसे बड़ा लोकतंत्र है जैसे डायनासोर सबसे बड़ा एक जानवर था, और वो खत्म हो गया। तो अगर हमें बचना है, अगर हमें एक संविधान के मुताबिक एक आधुनिक लोकतांत्रिक भारत बनाना है, तो अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना होगा, उन्हें भी सोचना होगा, जजेस को सोचना होगा, मीडिया को सोचना होगा, वरना ये एक बनाना रिपब्लिक हो चुका है जहां माइट इज राइट और वही चलेगा। आप सिर्फ इस देश के लोगों को लूट रहे हैं। अगर कल कोई कह दे कि सारे जंगलों को काट दो और विकास दर 27% हो जाएगी, आलोक जी अच्छी तरह जानते हैं अर्थशास्त्र का आंकड़ा, तो कोई सिलसिला ये भी मान लेगा। इसलिए हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है। कोरोना वायरस ऐसे ही नहीं आया, शायद अब हमें इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर मनुष्य के अस्तित्व को बचाने की दृष्टि से भी एक जस्ट यानी न्यायपूर्ण समाज बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बातचीत बहुत थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इस तरीके की बातचीत होनी चाहिए। बहुत सारे वो लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके मन में सवाल होगा कि किसी अर्बन नक्सल के साथ क्यों लोग खड़े हैं। सवाल इस बात का है कि क्या अदालत में साबित हुआ? क्या कौन सी अदालत ने साबित किया कि स्टैन स्वामी अर्बन नक्सल थे, नक्सलवादी थे, उन्होंने किसी का कत्ल किया, माओवादी थे? कहां साबित हुआ? क्या इस देश के कानून को, संविधान को हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं, जहां यह कहा गया है कि जब तक अदालत किसी को दोषी करार ना दे तब तक वो इनोसेंट है। लेकिन एक परंपरा चलाई पिछले कई सालों से, आप एक जुमला कसते हैं, उसके आधार पर लोगों की छवि को बिगाड़ते हैं और फिर लोगों को यकीन करा देते हैं कि दरअसल ये शख्स ऐसा ही है। और जब तक इस तरीके का न्याय इस देश के अंदर चलेगा तो लोकतंत्र तो खतरे में रहेगा ही, और लोकतंत्र बचेगा ये बड़ा सवाल रहेगा। स्टैन स्वामी की मौत एक बहुत बड़ा संकेत है उन तमाम लोगों के लिए जिन्हों इस देश के लोकतंत्र पर यकीन है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार।